बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे। टाइटल इज़ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। लास्ट हमने कैपिटल बजटिंग का था वो चैप्टर पढ़ा था और उसमें इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज जो भी है उनका पढ़ा था। अभी कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स क्या हैं। इस चैप्टर के एंड पे हम ये पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स हैं जो भी हमारा बजटिंग प्रोसेस है, या जो भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हम लेते हैं उसमें पे बैक पीरियड है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो के थ्रू हम जो कैलकुलेट करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR या नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, हम इनको कैलकुलेट करेंगे। ये कैसे कैलकुलेट होते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में। इनके साथ साथ हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस स्टडी करते जाएंगे, और ग्राफ जो है वो कैसे NP वैल्यू को डिफ़ाइन करता है या उसको इंटरप्रेट हम कैसे करते हैं, हम वो देखेंगे। उसके बाद जो रैंकिंग है हमारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की, या जो फ्यूचर प्रपोज़ल हैं, प्रोजेक्ट प्रपोज़ल, वो हम IRR, NPV और PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उसके बेस पे हम उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद डिफरेंट रैंकिंग सिचुएशन हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद सेंसिटिविटी एनालिसिस पढ़ेंगे, और उसमें सिंगल पॉइंट इनपुट एस्टीमेट जो है ना वो हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम एंड पे जो है ना कैपिटल रैशनिंग वो हम पढ़ेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि जो हम पोस्ट प्रोजेक्ट जो है ना ऑडिट करके उसको हम बेहतर करेंगे फॉर द बेटर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। ये हम 2 स्लाइड में कंप्लीट करेंगे क्योंकि एक स्लाइड में ये बहुत लेंथी हो जाएगा, तो ये 2 स्लाइड में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो पहला है प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन एंड सिलेक्शन, पोटेंशियल डिफ़िकल्टीज़, कैपिटल रैशनिंग, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट। तो पहला है हमारा पे बैक पीरियड, उसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PI, ये हम स्टडी करेंगे। तो इनको कंप्लीट करने के बाद हम जो फर्स्ट पार्ट है वो हम डिसकंटिन्यू करेंगे, हम इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। तो प्रपोज्ड जो डाटा अभी एग्जांपल हैं वो हम लेंगे। अच्छा, इसमें जो भी हमने कॉन्सेप्ट पहले अचीव कर लिए हैं या कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए हैं उसके मुताबिक हम इसको करेंगे, क्योंकि कैश फ़्लो यहाँ बात हो रही है कैश फ़्लोज़ की। तो कैश फ्लोज़ के बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो स्टडी कर चुके हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट जो है ना कलेक्टिवली अप्लाई होंगे, और उन्हीं कैश फ्लोज़ में जो हमने फ्यूचर वैल्यू पढ़ा था या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो पढ़ा था, वो भी कॉन्सेप्ट इसमें जो है ना हम अप्लाई करेंगे। तो वो कह रहा है कि जूलियर मिलर इज़ एवेल्युएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर हर फर्म बास्केट वंडर्स। शी हैज़ डिटरमिन्ड दैट द आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज फॉर द प्रोजेक्ट will be 10,000, 12,000, 15,000, 10,000 and 7,000. So for 5 years उसने हमें ये कैश फ्लोज दे दिए हैं respectively for each of the years 1 through 5. The initial cash outlay will be 40,000. तो इनिशियल जो कैश आउटले है या जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है फॉर द प्रपोजल और प्रोजेक्ट, वो हम ईयर 0 पे लेंगे, और अगले फिर 5 सालों के लिए हमें ये कैश फ्लोज दिए हुए हैं। अच्छा, तो पहला अभी हम पे बैक जो है वो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है कि इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट जो है हम इसको पहले स्टडी करते हैं। अ प्रोजेक्ट हुज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन डज नॉट प्रिवेंट द एक्सेप्टेंस ऑफ एन अदर प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन। कि अगर फर्म जो है वो कंसिडर कर रही है 2 या 2 से ज़्यादा प्रपोजल्स या प्रोजेक्ट, तो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट क्या मतलब होता है कि अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं एक्सेप्ट करते, उससे बाकी प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो इंडिपेंडेंट जो है प्रोजेक्ट कहलाएगा। तो अभी पे बैक पीरियड जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो पे बैक पीरियड का जो लेम कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने जितना इनिशियल आउटले किया है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है वो आपको कितने टाइम पीरियड में वापस आ जाएगी। तो उसमें जितने भी कैश फ्लोज आपको बताए हुए हैं उसमें आपने देखना है कि जो 40,000 की इन्वेस्टमेंट एट ईयर 0 वो कब तक आपको वापस आ जाएगी। इन वो टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट करना है। तो इसमें पे बैक पीरियड इज़ द पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्यूमुलेटिव एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज
फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट टू इक्वल द इनिशियल कैश आउटफ्लो। ठीक है, जो मैंने आपको समझा दी है। अभी इसके दो तरीके हैं, हम ये 10K, 12K और 15K हम इनको ऐड कर लेंगे तो ये 22 और 37 बन जाएगा। जब हम फोर्थ को 10 को ऐड करेंगे तो 47 बनेगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने 40 तक का टाइम पीरियड जो है ना कैलकुलेट करना है। तो ये 37 फॉर द फर्स्ट 3 years ये आ जाएगा, और उसके बाद 10 का हम प्रोपोर्शन लेंगे, जो बाकी का 3000 बचा होगा उसमें 10 का प्रोपोर्शन लेंगे तो हमारे पास पे बैक पीरियड जो है ना वो आ जाएगा। तो दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका ये है कि हम इसको यहाँ ऐड करते जाएं, तो ईयर 1 पे -40 के बाद ये -30 रह जाएगा, इसके बाद 12 माइनस हो जाएगा तो -18 रह जाएगा, इसके बाद यहाँ से -3 रह जाएगा। तो -3 जब यहाँ से 10 से हम प्रोपोर्शन लेंगे तो हमारे पास तब भी पे बैक पीरियड आ जाएगा। तो ये दो तरीके हैं, आगे हम पढ़ लेते हैं कैसे। तो ये क्यूमुलेटिव इनफ्लोज हैं, ये आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो 10K, 22K और 37, तो यहाँ पे 37 का ये 3 years तक आपका 37 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये 3 years आपने लेना ही लेना है, तो इसको आपने वैल्यू ए दे दी है, तो ये वैल्यू ए आपका 3 years आ रहा है। इसके बाद जो 3000 रहता है वो 3 साल के बाद कितने अरसे में वो कंप्लीट होगा, तो वो डी का हमने प्रोपोर्शन लेना है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, बी माइनस सी होगा। तो बी क्या है आपका 40 माइनस ए, ये सी जो यहाँ पे 37 क्यूमुलेटिव जो कैश फ्लो है वो आ गया 37। तो ये 3 का डिफरेंस आपने लेना बाय 10, तो 3/10 करेंगे तो ये 0.3 आ जाएगा, और 3 में ऐड करेंगे तो इसका जो पे बैक पीरियड है विद सोल्यूशन 1 वो 3.3 years होगा। तो जो 40,000 की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, आउटले किया जाएगा इस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पे, तो वो आपको पे बैक हो जाएगा इन 3.3 years में। तो बाकी ईयर्स में जो है वो आपका पॉजिटिव कैश फ्लो आता रहेगा। तो दूसरे किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि -40 को आगे ड्राइव करते जाएं क्यूमुलेटिव कैश फ्लो में, तो ये -30 यहाँ पे आ जाएगा, -18 और -3 के। तो -3 के जो आया है वो इसके 10 के प्रोपोर्शन से, तो ये आपको 3.3 हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द लास्ट नेगेटिव क्यूमुलेटिव कैश फ्लो वैल्यू, तो यही जैसे हमने प्रोपोर्शन लिया ये उसका आ गया। तो ये दो सोल्यूशन है जिस तरीके से आपको पे बैक जो है ना पीरियड कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अभी एक्सेप्टेंस क्राइटेरियन क्या है? वो कह रहे हैं कि बास्केट वॉन्डर्स का जो पे बैक पीरियड है ना वो 3.5 years को एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट को हम जब देखेंगे तो इसका 3.3 years आ रहा है। तो जब इसका पे बैक पीरियड किसी भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का या प्रपोजल का पे बैक पीरियड जो फर्म के एक्सपेक्टेड हैं या इवन जो एवरेज पे बैक पीरियड है उससे कम होगा तो फिर आप एक्सेप्ट करेंगे प्रोजेक्ट को। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है जो आप एवेलुएशन करते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की। ठीक है, अच्छा, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ क्या है कि इजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कैन बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी, हम इसको मेजर ऑफ लिक्विडिटी हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारा कब तक जो है ना माइनस जो है कैश फ्लो वो पॉजिटिव में आ गया, तो लिक्विडिटी हमें पता चल जाएगा। ईजियर टू फोरकास्ट शॉर्ट टर्म देन लॉन्ग टर्म फ्लोज, तो शॉर्ट टर्म फ्लोज को ईजियर कैलकुलेट करता है, लॉन्ग टर्म में फिर ये मतलब ईजी नहीं है। वीकनेस क्या है? डज नॉट अकाउंट फॉर TVM। TVM क्या है? टाइम वैल्यू फॉर मनी। ये टाइम वैल्यू फॉर मनी को बिल्कुल अकाउंट नहीं करता। टाइम वैल्यू फॉर मनी क्या है कि आपने 5 साल के जो कैश फ्लोज दिए हुए हैं, लेकिन 5 साल के कैश फ्लोज आज डिसीजन आप आज कर रहे हैं ज़ीरो पे, और डिसीजन आप किस बेस पे कर रहे हैं जो कि फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं। तो आपने वहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं कैलकुलेट की, उसको डिस्काउंट नहीं किया, क्योंकि इन्फ्लेशन फैक्टर है, आपका इंटरेस्ट फैक्टर है, जो भी है उसको आपने अकाउंट नहीं किया। तो वो सिर्फ आपने वही 10,000 का कैश फ्लो है तो आपने उसको एज सच 10,000 ही कर लिया, क्योंकि आज के 2 साल के बाद जो 10,000 की वैल्यू है वो आज की वैल्यू में डेफिनेटली कम होगी। ठीक है, तो उस हिसाब से ये टाइम वैल्यू फॉर मनी को अकाउंट नहीं करता, ये इसकी वीकनेस है। डज नॉट कंसिडर कैश फ्लोज बियॉन्ड द BPP पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड जब कैलकुलेट हो जाता है तो उसके बाद के कैश फ्लोज को अकाउंट फॉर नहीं करता, उसको कंसिडर नहीं करता, उसके बेस पे कोई एवेल्युएशन, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं देता। कट ऑफ पीरियड इज सब्जेक्टिव,
तो कट ऑफ पीरियड जो है वो सब्जेक्टिव है, मतलब उसमें प्रॉपर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जैसे ही आपका कैश आउटले जो है कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको फुल स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, IRR। IRR is the discount rate that equates the present value of the future net cash flows from an investment project with the project's initial cash outflow। तो ये वो डिस्काउंट रेट है जो हम कैलकुलेट करते हैं कि इस डिस्काउंट रेट पे क्या होता है कि जो फ्यूचर के नेट कैश फ्लो होते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में या इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में, वो इक्वेट करता है इनिशियल कैश आउटफ्लो पे। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि ये जो टाइम वैल्यू फॉर मनी है उसको ये कंसीडर करता है। तो ये कैसे होगा, कैश फ्लो एट ईयर 1 ओवर जो 1 प्लस IRR है, इसका 1 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इस तरीके से वो चलता जाएगा जितने भी ईयर का हमारे पास डेटा है। अभी उसका सोल्यूशन वही एग्जांपल है। ठीक है, वो 10,000 ईयर 1 पे, 12,000 ईयर 2 पे, 15,000 ईयर 3 पे, 10,000 4 पे एंड 7,000 5 पे। ठीक है, तो इसका IRR ये हमने कैलकुलेट करना है और बाकी ये इसके जो है ना डिस्काउंटेड है। ठीक है, अभी इसमें जो हम रेट अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है, तो इस पर हम एजम्पशन से हम रेट अप्लाई करेंगे कि हमें 2 फिगर चाहिए। हमें एक नेगेटिव फिगर चाहिए कि 40,000 जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, और एक हमें पॉजिटिव फिगर चाहिए कि 40,000 से वो बढ़ गया है। ठीक है, तो फाइंड द इंटरेस्ट रेट IRR दैट काजेज द डिस्काउंटेड कैश फ्लो टू इक्वल 40,000। तो हमें डिफरेंट जो है एजम्पशन लेके रेट अप्लाई करने हैं और उसके मुताबिक हम 2 फिगर्स लेंगे, एक 40,000 से कम होगा और एक 40,000 से ज़्यादा होगा, ताकि हम उसको कैलकुलेट करके एग्जैक्ट 40,000 के इक्वल करके फिर हम IRR वो कैलकुलेट कर लें। ठीक है, अच्छा, अभी ये सोल्यूशन आपको दिया हुआ है। अभी क्या कह रहे हैं कि IRR सोल्यूशन ट्राई 10%। तो हमने 10% जो है वो उस पर डिस्काउंट किया है। तो 10,000 को 10% पे डिस्काउंट किया है, इसी तरीके से 12,000 को 10% पे डिस्काउंट किया फॉर द सेकंड ईयर, आगे 15,000 को 10% पे डिस्काउंट किया फॉर द थर्ड ईयर, सेम गो फॉर 4th ईयर एंड 5th ईयर। तो ये उसके बाद आपके डिस्काउंट फैक्टर आगे आपको याद आ रहा होगा जो पहले हमने स्टडी कर चुके हैं। तो ये डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 10% एट ईयर 1, डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 10% एट ईयर 2 and continue going to discount factor of 10% at year 5। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई हुए तो इन सबको ऐड किया तो ये 40,444। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ कि ये बढ़ गया है, ये इक्वल नहीं हुआ, तो 40,000 से ये बढ़ गया है जब हमने 10% जो है वो कैलकुलेट किया। तो इसका क्या मतलब है कि रेट इज़ टू लो। अगर वो बढ़ जाता है तो ये लो होता है, तो हमने हाई रेट जो है वो अप्लाई करना है। तो अभी हमने एजम्पशन क्या लिया है कि 15%। अभी 15% 40,000 इज इक्वल टू जो हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो हम कैलकुलेट करेंगे वो 15% के हिसाब से करेंगे फॉर द 5 ईयर। उनके डिस्काउंट फैक्टर जो है वो हम लगा देंगे और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 36,000 है। तो ये रेट बहुत हाई है। तो जब हमारे डिस्काउंटेड जो नेट कैश फ्लोज हैं फ्यूचर के, जब वो आउटले जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उससे कम होंगे, इसका मतलब है कि रेट बहुत हाई है। रेट अगर वो उससे ज़्यादा होंगे तो रेट कम है। अभी हमारे पास ये 2 आ गए हैं, 10% एंड 15%। तो हमने एग्जैक्ट 40,000 के इक्वल होने का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो हमारे पास 2 फिगर आ गए, इट्स नाउ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो क्या हुआ कि 10% पे हमारा ये आया है, IRR हमारा जो हमने कैलकुलेट करना है वो 40,000 पे करना है, और 15% पे ये आया है। ठीक है, इसका जो डिफरेंस है वो ये है। तो हम जो है ये 10 वाला % जो है ना, जो मिनिमम है ना, हम वो लेंगे और फिर हम ऐड करेंगे जो प्रोपोर्शन होगा जिससे वो ज़्यादा है। ठीक है, तो मिनिमम जो हमारा रेट था 10% वो ले लिया हमने। इस मिनिमम रेट का जो हमने इक्वल वैल्यू है इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, उसका जो डिफरेंस है उसका प्रोपोर्शन हमने लिया विद द परसेंटेज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द 2 इंटरेस्ट रेट वी एज्यूम्ड, और उसको हम जो है डिनोमिनेटर में या डिवाइड करेंगे किससे, जो दोनों कैश फ्लोज का डिफरेंस है जो हमने एजम्पशन इंटरेस्ट रेट पे कैलकुलेट किया है। तो ये फिर क्या आ जाएगा, x जो हमारा वो 1444 इंटू द डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट रेट
इनका 10% का 15% का 5 आ गया, और फिर इन बोथ कैश फ्लोज का जो डिफरेंस है, तो हमारा ये फैक्टर आ गया 0.0157। तो 0.0157 को जब हम 10 में या 10% में हम ऐड करेंगे तो 1.5%, तो ये हमारा आ जाएगा 11.5%। तो 11.5% हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकला है। इसका क्या मतलब है कि ये वो रेट ऑफ रिटर्न है कि इस पर अगर वो डिस्काउंट किए जाएं फ्यूचर कैश फ्लोज तो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद क्राइटेरियन क्या था कि बास्केट वॉन्डर कह रहा था कि अगर किसी प्रोजेक्ट का IRR 13% होगा तो वो फिर प्रोजेक्ट जो है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अच्छा, शुड दिस प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड? नो। व्हाई? द फर्म विल रिसीव 11.57% फॉर ईच डॉलर इन्वेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट एट कॉस्ट ऑफ 13%। तो जो हर्डल रेट उनका है वो 13% है, तो मिनिमम 13% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा या इससे ज़्यादा होगा तो फिर जो है वो प्रोजेक्ट जो है अकॉर्डिंग टू IRR एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट जब हम IRR की बेस लेंगे टू एक्सेप्ट द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट और नॉट, तो इसका आंसर क्या होगा? नो, वी कैन नॉट। बाकी ये कैलकुलेटर पे आपको बताया हुआ ये फाइनेंस कैलकुलेटर है, तो आप जैसे इसको पढ़ लीजिएगा हाउ टू कैलकुलेट। ये सेम वही चीज़ें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, अभी हमारे नेक्स्ट जो है वो आ गया IRR स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ क्या है? अकाउंट्स फॉर टाइम वैल्यू फॉर मनी, TVM, जो बताया कि वो डिस्काउंट करता है, वो जो फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके ज़ीरो पे लाता है। कंसीडर्स ऑल कैश फ्लोज, सारे कैश फ्लोज को कंसीडर करता है। लेस सब्जेक्टिविटी, और सब्जेक्टिविटी लेस है मतलब एजम्पशंस लेस हैं, वो एक्यूरेट कैलकुलेट करता है। वीकनेसेस क्या हैं? एज्यूम्स ऑल कैश फ्लोज री इन्वेस्टेड एट द IRR, तो ये एज्यूम करता है कि जो भी कैश फ्लो हैं वो री इन्वेस्ट हो रहे हैं IRR पे, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट रेट है या रेट ऑफ जो रिटर्न है वो किसी ईयर में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, लेकिन हम हर कैश फ्लो को री इन्वेस्ट कर रहे हैं IRR पे। डिफ़िकल्टीज़ विद प्रोजेक्ट रैंकिंग एंड मल्टीपल IRRs, तो इसमें क्या है कि अगर रैंकिंग प्रोजेक्ट की देखें और उसमें मल्टी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो, उसमें प्रोजेक्ट लाइफ 4 ईयर की हो सकती है, लेकिन उसमें किसी में नेगेटिव कैश फ्लो है, किसी में पॉजिटिव कैश फ्लो है ईयर में, तो उसमें मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकलेंगे, एक नहीं निकलेगा। तो उसमें डिफ़िकल्टी होती है कि हम इसकी बेस पे कैसे ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को पास करें या फेल करें। अच्छा, 2 हमारे हो गए हैं, पे बैक पीरियड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट हमारा है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है, जैसे कि नाम से जाहिर है कि जो भी प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज होते हैं हम उनको उनकी प्रेजेंट वैल्यू लेके उनको नेट करते हैं, किससे? जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है। तो वो अगर पॉजिटिव आता है तो हम फिर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, अगर नेगेटिव आता है तो रिजेक्ट करते हैं। लेकिन फर्म की कोई पॉलिसी भी हो सकती है कि मिनिमम NPV जो है ना वो इतनी पॉजिटिव हो, तो अगर उससे एक्सीड करेगी NPV तो फिर जो है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। NPV is the present value of an investment project's net cash flows minus the project initial cash outflow। तो ये net present value इस तरीके से आएगी। तो इसका फार्मूला वही है, net present value cash flow at year 1 over the factor for the interest rate, और वो जो discount rate बताया होगा उसका फैक्टर लेके हमने ईयर 1 का, ईयर 2 का, और इस तरह के सो ऑन जाता रहेगा। और उसमें से फिर हमने इनिशियल कैश आउटले, ICO इनिशियल कैश आउटले, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो हमने माइनस करनी है। अभी क्वेश्चन वही है, 5 ईयर्स के आपको दिए हुए, लेकिन उसने डिस्काउंट रेट जो है ना वो 13% दिया है। ये वही डिस्काउंट रेट 13% जो कि हर्डल रेट बताया गया है, यानी कि ये वो मिनिमम रेट है जिसकी बेस पे ईच डॉलर इन्वेस्टेड जो है ना वो उसका रिटर्न ज़ीरो आएगा। तो ये 13% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस पे हम इसके सारे फैक्टर वो लेंगे। तो 10,000 जो है वो उसको डिस्काउंट करेंगे 13% के फैक्टर्स पे ईयर 1 पे, इसी तरह ईयर 2 पे, ईयर 3 पे, ईयर 4 पे, ईयर 5 पे, इनके हम कैलकुलेशन करके तो फिर हम उसमें से 40,000 माइनस कर देंगे। तो ये वही प्रेजेंट वैल्यू NPV इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ये डिस्काउंट फैक्टर आ गया ईयर 1 का, डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 13% एट ईयर 2, इस तरीके से ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5।
और -40,000, तो ये इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी -40,000, तो ये आपका आया -1428। तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो माइनस में आ गई है, तो इसका क्या मतलब है कि प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अभी क्या कह रहा है कि एनपीवी एक्सेप्टेंस क्राइटेरियन क्या है कि द मैनेजमेंट ऑफ बास्केट वेंडर्स हैज़ डिटरमिन्ड दैट द रिक्वायर्ड रेट इज़ 13% फॉर प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस टाइप। शुड दिस प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड? नो। वाई? बिकॉज द एनपीवी इज़ नेगेटिव। इसका क्या मतलब है कि प्रोजेक्ट जो है ना वो जो कैश फ्लो प्रोड्यूस करेगी ना वो शेयर होल्डर की वेल्थ को कम करेगी, क्योंकि ये नेगेटिव आ गई है। दिस मीन्स दैट द प्रोजेक्ट इज़ रिड्यूसिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। Reject as NPV is less than 0 means negative। बाकी ये कैलकुलेटर का बताया हुआ है कि आप कैसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ क्या है कि कैश फ्लोज एज्यूम टू बी री इन्वेस्टेड एट द हर्डल रेट। तो इसमें ये जो अगर हम IRR के साथ इसको कंपेयर करें तो IRR का ये वीकनेस था कि कैश फ्लो जो है ना वो एज्यूम होते हैं कि वो री इन्वेस्ट सिर्फ IRR पे हो रहे हैं। यहाँ पे जो हर्डल रेट है यानी कि जो कंपनी का एक्सपेक्टेड रेट है उस पर री इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो ये इसकी स्ट्रेंथ है। ये भी जो है टाइम वैल्यू फॉर मनी को कंसीडर करता है, और ये दूसरा तीसरा जो है वो सेम है IRR के मुताबिक ये सारे कैश फ्लोज को कंसीडर करता है, जो कि वीकनेस थी किसकी? पे बैक पीरियड की, कि वो सारे कैश फ्लो को कंसीडर नहीं करता। वीकनेस क्या है? मे नॉट इंक्लूड मैनेजरियल ऑप्शंस एम्बेडेड इन द प्रोजेक्ट। उसमें चैप्टर 14 में हम ये पढ़ेंगे तो हमें ये सारा समझ आएगा। इसका क्या मतलब है कि मैनेजरियल ऑप्शन जो है ना उसको इंक्लूड नहीं करता है प्रोजेक्ट में, मतलब उनके एक्सपीरियंस के बेस पे जब हम ऑडिट करते हैं तो फिर हम अपने डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करते हैं उसके लिहाज से। अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोफाइल, ये प्रोफाइल है वो बताई गई है। सम ऑफ द कैश फ्लोज वो यहाँ पे है, ये थाउजेंड्स का है, तो 0, 5, 10, 15 तो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, और उसके बाद ये डिस्काउंट रेट है। तो ये आपका 11.77 जो आया था IRR आया था। NPV आपकी 13% पे जो आपने कैलकुलेट की थी वो नेगेटिव थी, ठीक है, तो उस हिसाब से वो 0 से कम है, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू वो नेगेटिव थी। तो ये NPV एट 13%, IRR एट 11.77%, और आपका सम ऑफ द कैश फ्लो इधर आ रहा है। प्लॉट NPV फॉर ईच डिस्काउंट रेट, तो आपने ये NPV फॉर ईच डिस्काउंट रेट आपने कर दिया है। 3 ऑफ दिस पॉइंट्स आर वेरी इजी नाउ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि सम ऑफ द कैश फ्लोज इधर आ रहा है, IRR इधर आ रहा है, NPV इधर आ रहा है, जो आप पढ़ चुके हैं, और ये दो नेट प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंट रेट जो है उसके रिलेशन को इसने ड्रॉ किया है ग्राफ ने। उसके बाद नेट प्रेजेंट प्रोफाइल यूजिंग द कैलकुलेटर, जस्ट इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। क्या मतलब है? ये वो रेशो है ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट फ्यूचर नेट कैश फ्लोज टू द प्रोजेक्ट इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो जितने भी प्रेजेंट वैल्यू जो फ्यूचर कैश फ्लोज की होगी उसका ये प्रोपोर्शन है, ये रेशो है किससे? इनिशियल कैश आउटफ्लो से। तो वो आपका वो सारा जो NPV है वो आ जाएगी, जो आपने मतलब कैश फ्लोज डिस्काउंटेड कैश फ्लोज लिए हैं वो आपने वो इनिशियल आउटफ्लो माइनस नहीं करना, बल्कि वो डिवाइड करना है इस केस में जब आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालेंगे। तो ये क्या होगा? 1 प्लस NPV ओवर ICO, इनिशियल कैश आउटले। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे डिस्काउंटेड जो कैश फ्लोज थे वो 38,572 थे ओवर 40,000, तो ये हमारा 0.9643 आ गया है। तो ये हमारा लेस देन 1 है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का क्राइटेरियन क्या है कि जब वो मोर देन 1 होगा तो वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर वो लेस देन 1 है तो उसका प्रोपोर्शन क्या, उसका क्या मतलब है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है, हर्डल रेट से कम है, क्योंकि उसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को पास नहीं किया, उसके इक्वल नहीं किया, या उसको उससे ज़्यादा नहीं हुआ। तो ये प्रोपोर्शन है या ये रेशो है। तो शुड दिस प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड? नो। क्यों? द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज लेस देन 1। दिस मीन्स दैट द प्रोजेक्ट इज नॉट प्रॉफिटेबल, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है? सेम एज NPV, इसकी स्ट्रेंथ है अलाउज कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट स्केल प्रोजेक्ट। तो जब हम डिफरेंट स्केल ऑफ प्रोजेक्ट करेंगे तो ये उसका कंपैरिजन अलाउ करता है।
स्केल, डिफरेंट स्केल का क्या मतलब है कि वो किसी का नेगेटिव से शुरू होता है, किसी का पॉजिटिव से, तो वो डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग कैश फ्लोज है इस हिसाब से, तो वो डिफरेंट स्केल हो जाएगा। और वीकनेस या उसका जो टाइम पीरियड है, एक प्रोजेक्ट 2 साल का है, एक प्रोजेक्ट 4 साल का है, वो आगे हम पढ़ेंगे, आगे आएगा इसमें। वीकनेसेस जो है सेम एज एनपीवी के हिसाब से उसकी वीकनेस है। प्रोवाइड्स ओनली रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी, वो सिर्फ रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसका कोई कंपैरिजन जो है इंडस्ट्री के साथ वो प्रोवाइड नहीं करता कि इंडस्ट्री की, सेम इंडस्ट्री की जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो कितना है, उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। पोटेंशियल रैंकिंग प्रॉब्लम्स, तो रैंकिंग के प्रॉब्लम हो सकते हैं पोटेंशियल के, वो आप किस से कंपेयर करके उसको जो है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। अभी ये समरी आ गई है, ठीक है। ये हमने जो चारों कॉन्सेप्ट पढ़े हैं प्रोजेक्ट को, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को एवेलुएट करने के, पे बैक पीरियड, IRR, NPV, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो ये प्रोजेक्ट के सारे रिजल्ट्स हैं। Comparison for the company had the values like 3.5 for payback, 13% the hurdle rate, it must be at least 0 NPV and it must be 1। तो इसमें क्या था, ये एक्सेप्ट हो गया था इसकी बेस पे, बाकी तीनों जो हमारे एवेल्यूएशन के कॉन्सेप्ट हैं उनमें ये रिजेक्शन आया है, तो फिर हम इसको रिजेक्ट करेंगे। और अभी क्या है कि प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन, रिमेंबर चैप्टर 12, हमने जो चैप्टर 12 पढ़ा था उसमें हमने ये कैश आउटफ्लो था और फिर उसके बाद फ्यूचर के कैश इनफ्लोज जो हमने वो किए थे, तो ये क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आ जाएगा। इस हिसाब से क्या आप कैलकुलेट कर रहे हैं पे बैक पीरियड, तो ये आप क्वेश्चन कीजिएगा अपना घर बैठ के, जब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं तो इसमें क्या करें, आप इसी क्वेश्चन को लेके आप उसका पे बैक पीरियड कैलकुलेट करें, उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करें, उसकी NPV कैलकुलेट करेंगे, ये पॉजिटिव है, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो रेशो निकालेंगे अगर वो मोर देन 1 है। तो 2.19 पे बैक पीरियड है, आप एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि वो 3 ईयर्स का उसका पे बैक पीरियड वो एक्सेप्ट करना चाहता है फर्म। IRR जो है 28.4% है, तो ये एक्सीड डिस्काउंट रेट जो कि 13% था उससे एक्सीड कर गया है। जो नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो ये शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज़ करेगी, तो ये आप एक्सेप्ट करोगे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये आपने प्रैक्टिस अब घर पे करनी है, और यहाँ पे हम अपना जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट 1 जो है उसको कंप्लीट करते हैं। आगे यही 4 कॉन्सेप्ट एवेल्यूएशन के हम डिफरेंट स्केल्स पे देखेंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे। वो कैलकुलेशन यही रहेगी, आगे कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, तो कैलकुलेशन आप जो भी क्वेश्चन आगे आ गया उसकी कैलकुलेशन खुद करेंगे। हम सिर्फ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसको देखते हुए उसकी एवेल्यूएशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो कैसे इफ़ेक्ट होती है, हम डिसीजन क्या लेते हैं, वो हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।